और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे देख सकते हैं रेड कलर का बटन आ रहा है। इसे इस तरीके से प्रेस करके बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, आपको फ्री में वीडियोज़ मिलेंगे इसके बदले। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नमस्कार। रविवार की रात को गृह मंत्रालय ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जो उसने पहले जारी किया था, जिसके मुताबिक लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन की अवधि में जो कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं और घरों पर हैं और जो बिजनेस बंद भी हैं या फैक्ट्रियां बंद भी हैं, उनके मालिकों को तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये ऑर्डर इशू किया था 29 मार्च को, जिसे इस रविवार को रात को वापस ले लिया गया। वापस कैसे लिया गया मैं आपको बताऊं। हमारे गृह सचिव हैं, होम सेक्रेटरी, उन्होंने ऑर्डर में लिखा है, save as otherwise provided in the guiding annexure of this order, all orders issued by all NEC under section 110, 2 and 1 of Disaster Management Act 2005 shall cease to have effect from 18/5/2020। इसका मतलब ये है कि जो पूरी सैलरी देने का 29 मार्च का आदेश था वो वापस ले लिया गया है। और जो होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, उन्होंने ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी, नया हुक्म 17 मई को किए थे कि जो 18 मई से लागू हो जाएंगे। होम मिनिस्ट्री ने अपने 17 मई के उसमें कहा था कि कंपनियां कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के लिए अब बाध्य नहीं है। 29 मार्च को जारी आदेश में मोदी सरकार ने कहा था कि सभी कंपनियों उद्योगों को पूरी सैलरी देनी होगी। ये भी कहा गया था उस वक्त पुराने ऑर्डर में कि कर्मचारियों को नौकरी से ना निकाला जाए। ठीक है, वहाँ यह इस फैसले से, ये फैसले सब वापस ले लिए गए हैं। इससे जहाँ कंपनियों को राहत मिली है, कामगार जो हैं वहाँ काम करने वाले, उनको बड़ा झटका ले दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पूरी सैलरी ना देने वाली कंपनियों पर कार्रवाई ना की जाए। CMI का एक डेटा है, उसके मुताबिक 84% से ज़्यादा घरों की महीने की आमदनी कम हुई है ये लॉकडाउन के दौरान। 1/4 आबादी बेरोजगार है इस वक्त। फिटनेस चेन क्योर.फिट 1000 कर्मचारियों को निकाल चुकी है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम 1400 कर्मचारियों को हटा चुका है। इसके अलावा मतलब बाहर से निवेश आए, उसके नाम पर लेबर लॉज में बहुत बदलाव किए गए हैं। इसका भी हम जिक्र बाद में करेंगे। मैं आपको और आगे बताऊं, ऑल एम्प्लॉयज़, ये जो अनिल भल्ला का जो हुक्म है वो कहता है, अजय भल्ला का, सॉरी, ये होम सेक्रेटरी है हमारे, ऑल एम्प्लॉयज़ बी इट इन इंडस्ट्री और इन शॉप्स और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट शैल मेक पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ देयर वर्कर्स एट देयर वर्क प्लेस, ये पुराना ऑर्डर है, on the due date without any deduction for the period of the establishment and under closure during lockdown। 29 मार्च के ऑर्डर में ये लिखा था कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हों, उद्योग में हों, चाहे वो दुकानों में हों, चाहे वो बिजनेसेस में हों, वो अपने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देते रहेंगे, ठीक वक्त पर देते रहेंगे, बिना किसी डिडक्शन के, बिना किसी कटौती के देते रहेंगे, तब तक देते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन रातों रात संडे को ये ऑर्डर वापस ले लिया गया। अब क्यों लिया गया और रात के अंधेरे में क्यों लिया गया और गुपचुप करके क्यों, जैसे काम होता है झटके से, मतलब 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन लगा दिया, जैसे कुछ हासिल नहीं हुआ। आज 1 लाख की फिगर हम क्रॉस कर चुके हैं केसेस की। 341 थी जब ये शुरू हुआ था। तो कहा जा रहा है कि अगर ना करते तब लॉकडाउन तो संख्या बढ़कर 8 लाख से ज़्यादा हो जाती। तो ये भी कहा जाता है कि अगर 50 दिन जो वेस्ट किए थे, 30 जनवरी को पहला केस सामने आया था और 25 मार्च तक आपने कुछ नहीं किया, अगर 30 मार्च से ही लॉकडाउन शुरू होता नोटिस देकर लोगों को, तो अब तक ये 1 लाख से ज़्यादा फिगर भी पार ना होती। काउंटर आर्गूमेंट ये भी हो सकता है। बहरहाल वो वक्त बीत गया, वो ज़माने बीत गए, ख़त्म हुई बात। वो आज़िम प्रेम जी जो विप्रो के चीफ हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है ऐसे मौके पर। बहुत बड़ी रकम उन्होंने दान में दी है, PM's केयर फंड में नहीं, 132 करोड़ के करीब। और उनका एक इकोनॉमिक टाइम्स में लेख है, उनका ये कहना है कि ये असलियत हम जी रहे हैं इस वक्त। और इसलिए ये जानकर बड़ा हैरानी हुई और झटका लगा कि बहुत सारे बिजनेसेस और बहुत सारी इंडस्ट्री अपने जो मज़दूर हैं उनकी छटनी भी कर रहे हैं, और जो मजदूर कानून है, लेबर लॉज हैं, उनको
बहुत ज़्यादा मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं। दिस इंक्लूड्स लॉ रिलेटेड टू सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से जुड़े मसले भी शामिल हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, काम के वक्त जो मशीनों से काम कर रहे हैं उसमें जो सेफ्टी होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, सेहत की तमाम सुरक्षा की तमाम सुविधाएं, सेहत और जो वर्किंग कंडीशन है, जिस माहौल में मजदूर और बाकी लोग काम करते हैं, उसके उसके मामले से उनके हितों की रक्षा की गई थी। आजिम प्रेम जी का ये भी कहना है कि जो 16 लोग औरंगाबाद में मारे गए थे, जो केस हुआ था रेल की पटरी से, वो इसलिए मारे गए थे क्योंकि भारत के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, कामगार हैं, उनकी सुरक्षा के, उनकी हिफाजत का जो चक्र है बहुत कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है। ऑल माई वर्किंग लाइफ आई हैव डेल्ट विद लेबर यूनियंस, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में लेबर यूनियंस के साथ डील किया है, एंड लेबर लॉज, और कानून से भी डील किया है। It is not as though over the past 50 years I haven't dealt with draconian laws and unreasonable trade unions. ऐसा नहीं है कि मैंने जो बहुत ही ड्रैकोनियन, बहुत ही जालिम किस्म के कानूनों से सामना ना किया हो, और बहुत ही अनरीजनेबल, ज़िद्दी ट्रेड यूनियन से भी सामना किया है मैंने। लेकिन पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दशकों से लेबर लॉज ऐसे रहे हैं कि उन्होंने मजदूरों का साथ देना बंद कर दिया है। Such measures tend to pit workers and businesses against each other. इस तरह के फैसले कि लेबर लॉ में जो मजदूर कानून है उनमें तब्दीली, उनमें बदलाव करना, छटनी करना, मजदूरों के हक छीनना, ये मजदूर और बिजनेसेस को आमने सामने लाते हैं। इनका इशारा साफ है कि बिजनेस जो काम करते हैं वो भी बिजनेस में स्टेक होल्डर है, वैसा रिश्ता बनाए रखना चाहिए। ये गलत किस्म के फैसले हैं, इनका ये कहना है। We need to look at just past few weeks of experience. The unjust treatment of migrant labor vitiated the social contact between business and labor. जिस तरह का बर्ताव हमने उन मजदूरों के साथ किया है जो दूसरे राज्यों से आए थे, जो वापस जा रहे हैं, उस बर्ताव से जो उनका और बिजनेस का जो संबंध है वो विषाक्त होता है, जहरीला होता है, विशिएट होता है। ये आजिम प्रेम जी का कहना है। बहरहाल अब सरकार ने भी फैसला किया है कि तनख्वाह नहीं देनी है तो नहीं देनी है। मज़दूरों के कानून में भी बदलाव हो रहे हैं कि 8 के बजाय 12 घंटे काम करना है, नौकरियां कम हो रही हैं। कायदे से तो इन सबको सशक्त करना चाहिए था, एम्पावर करना चाहिए था, लेकिन हो इसके एकदम उल्टा रहा है। अब आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ लेबर की, मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, जो लोग लाखों की तादाद में जा रहे हैं, घर जाकर उनको वहाँ काम नहीं मिलना, क्योंकि वहाँ काम नहीं था इसलिए यहाँ पर अलग अलग शहरों में आए थे, जो लाखों की बल्कि करोड़ों की तादाद में जा रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं गांव में, उनमें बहुत सारे संक्रमित भी पाए गए। बिहार में तो दिल्ली से गए हर 4 मजदूर में से 1 कोरोना से संक्रमित है। तो जब एकदम काम खुलेंगे, जब यहाँ पर धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, दुकानें जैसे होना शुरू हो गया पूरे भारत में, तो वो बेचारे ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, आने का दिल नहीं करेगा, वहाँ काम नहीं मिलेगा। ऐसे में उनको सशक्त करने की, एम्पावर करने की ज़रूरत है। वो मजलूम है, कमज़ोर है। मेरे सहयोगी सुजीत नायर हैं, एडिटर इन चीफ HW न्यूज़ के, जहाँ पर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। उनका एक कमेंट है, उनका कहना है कि केरल बदल रहा है। सो केरला इज चेंजिंग इनटू अ वेल मैनेज्ड वेलफेयर स्टेट। एक ऐसा राज्य बन रहा है जो ठीक तरह से, जहाँ इंतज़ामात हैं, इंतज़ाम दुरुस्त हैं, और वेलफेयर स्टेट है, लोगों की, नागरिकों की भलाई के लिए बना हुआ राज्य है। A state that gives tremendous impetus to healthcare, education and good governance. एक ऐसा राज्य जो बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है और ध्यान दे रहा है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ, शिक्षा की तरफ, और अच्छी गवर्नेंस, अच्छे प्रशासन की तरफ। टू माई माइंड द थिंग्स दैट हैज़ वर्कड फॉर केरला इज लिटरेसी। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो केरल के फेवर में सबसे बड़ी चीज़ गई है वो है शिक्षा, तालीम, कम्युनल हार्मनी। और कम्युनल हार्मनी जो हमारा सौहार्द है, जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। आपको केरल में वाकई ऐसे इलाके मिल जाएंगे जहाँ चर्च, मंदिर, मस्जिद एक एक साथ है। और एक ये हकीकत है कि वहाँ के लोग अपने जितने भी जन सेवक हैं
या सरकारी नौकर हैं या सरकारी तंत्र है, उसको वो जवाबदेह बनाती है, झुकती नहीं है उनके सामने। ठीक है। रिवॉर्ड देम फॉर देयर अचीवमेंट्स एंड पनिश देम इफ दे एरर। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनसे अपेक्षित है, उनसे उम्मीद भी यही है, लेकिन फिर भी उनका उत्साह बढ़ा देना चाहिए, और अगर वो ठीक नहीं करते हैं उनको पनिश कीजिए। Public representatives and government officials therefore behave and function like public servants and not rulers, masters or colonial officers. यही बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं, चाहे प्रधान सेवक हो या चपरासी हो, बीच में चाहे जितने अफसर हों, चाहे वो कोई गृह सचिव हो या कोई भी हो, ये सब हमारे सेवक हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारे हाकिम या हमारे मालिक नहीं हैं। हम टैक्स के ज़रिए इनको पे करते हैं कि हमें अच्छी सर्विस दें ये लोग, और वोट के ज़रिए इनको अपना विश्वास देते हैं कि हमने आपको चुना है। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है इनसे आँख में आँख मिलाकर इनका रिपोर्ट कार्ड लेने की ज़रूरत होती है कि आपने अभी तक किया क्या है। ऐसे में केरल एक मॉडल बनकर उभर रहा है और पूरे बाकी के भारत से, खासकर उत्तर भारत से, एकदम अलग दिखता है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ अस इंडियंस वी नीड टू फिगर आउट फाइनली व्हाट मैटर्स। Communal supremacy, ideological pride, respecting history, or a system that promises a good, healthy, respectable quality of life for a family. हमारे लिए क्या मायने रखता है, हमें सोचना होगा। क्या ये मायने रखता है कि एक मेजोरिटेरियनिज्म है यहाँ पर और एक बहुत ही बहुसंख्यक जाति, बहुसंख्यक एक समुदाय है जो औरों पर रोब जमा सकता है, या वैचारिक हमारी मतलब जो एक अहंकार होता है, हाँ, वो मायने रखता है, या ऐसी माइथोलॉजी में वापस जाना जिसको इतिहास कहना, जहाँ गणेश जी का सर प्लास्टिक सर्जरी से किया गया, जहाँ पुष्पक विमान उड़ते थे वगैरह वगैरह, माइथोलॉजी को हिस्ट्री बनाकर पेश करना, या अ गुड हेल्थी रिस्पेक्टेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फैमिली। ये एक ऐसी अच्छी सेहतमंद इज्जतदार जिंदगी हमें चाहिए अपने लिए और अपने परिवारों के लिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। लेकिन ऐसे में केरल को लेकर एक और खबर भी आ रही है कि केरल की तरफ कोई श्रमिक ट्रेन नहीं जा रही है। सुनते हैं केरल ने मना कर दिया है, इधर केरल वालों को कहना है कि हमने मना नहीं किया है, और केंद्र सरकार का कुछ और कहना है। यहाँ पर भी केंद्र सरकार और केरल के बीच वही चल रहा है। जबकि केरल में, मैं आपको छोटा सा एक बता दूं, फैक्ट शीट दे दूं, केरल में कोरोना पर बहुत अच्छी तरह से काबू पाया गया है। अभी तक आज सुबह 8 बजे तक केरल में 29 नए केसेस रिपोर्ट किए गए थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डेटा है। अब केरल में 130 है केसेस सिर्फ। ठीक है। टोटल रिपोर्टेड केसेस कोरोना वायरस के केरल में 630, टोटल इन्फेक्टेड 497 रिकवर हो चुके हैं और 4 की मौत हुई है सिर्फ। केरला ने 45,905 लोगों को टेस्ट किया है, जिसमें से 44,651 नेगेटिव पाए गए हैं। 5,154 सैंपल टेक ऐसे लिए गए जो हाई रिस्क ग्रुप्स थे, और 5,082 वो भी नेगेटिव पाए गए। 67,799 केस जो हैं वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। 67,316 होम क्वारंटीन किए गए हैं और 473 को अस्पतालों में रखा गया है। सोमवार को 127 लोगों को अस्पताल भेजा गया, और इस वक्त स्टेट में 290 हॉटस्पॉट हैं। केरला ने कैसे मैनेज किया ये? पहला कोरोना वायरस केस 30 जनवरी को आया, और उसके बाद 3 कंफर्म्ड पेशेंट्स केरला में इंडियन स्टूडेंट्स थे जो वुहान में रह रहे थे, चीन में, जो वापस आए थे चाइनीज ईयर के दौरान। लेकिन जैसा डर था, कुछ हफ्तों के बाद देखा कि हाई नंबर बढ़ता गया इन्फेक्शंस का, और कंफर्म नंबर इंक्रीज 100 से ज़्यादा हो गया 24 मार्च तक। केरला तब तक 1/5 ऑफ इंडियन केसेस झेल रहा था, जबकि पॉपुलेशन सिर्फ 2.5% है। ये जो कदम उठाए जो मैंने आपको बताए, इसकी वजह से केरला में अब जो कर्व है जो कोरोना वायरस का, वो फ्लैटन हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि केरल का मॉडल या केरल से उत्तर भारत के लोग और बाकी राज्यों के लोग भी सबक लेंगे। नमस्कार।